हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अकाउंट्स में एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है कई बार, बट इसमें एज सच कुछ भी नहीं है। हम आज की इस वीडियो में बेसिक्स बनाएंगे अपने, जिससे आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने बेसिक्स। आ जाइए। इस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और हम लोग पार्टनरशिप की ही अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक हमें चीज़ समझनी है, वो ये है कि दो चीज़ें होती हैं इसमें। दो चीज़ें क्या क्या हैं, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। दो चीज़ें हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझो। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स हैं उनके अग्रीमेंट में चेंज आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने चेंज इन PSR पढ़ा, आपने एडमिशन पढ़ा, आपने रिटायरमेंट पढ़ा। उसमें क्या था कि जो पुराने पार्टनर्स थे, जब चेंज इन PSR में रेशो चेंज हो रहा था तो पार्टनर्स का अग्रीमेंट चेंज हो रहा था। पुराना वाला अग्रीमेंट खत्म होकर नया अग्रीमेंट बन रहा था, बट जो बिजनेस है वो वैसे के वैसे ही चल रहा था। दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे सिर्फ अग्रीमेंट में चेंज आता है, ठीक है, बट बिजनेस चलता रहता है। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट जैसे बनती हैं उसी तरह से बनती रहती हैं, ठीक है। ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। जैसे कि अगर एडमिशन का केस है तो A और B दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, और एक नया पार्टनर आया, मान लो A B C, तीन पार्टनर्स हो गए। तो A और B के बीच का जो अग्रीमेंट होगा वो खत्म होके एक नया अग्रीमेंट बनेगा ABC, और उसके अकॉर्डिंग सब कुछ काम होगा, ठीक है। तो वो होता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की अग्रीमेंट में चेंज हो रहा है, बट जो बिजनेस है वो चलता रहता है, ठीक है। ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब दूसरी चीज क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब क्या होता है कि अग्रीमेंट तो खत्म होगा ही, साथ साथ बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाएंगी। दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, कि यहाँ पे जो अग्रीमेंट है वो भी खत्म होगा और जो आपका बिजनेस है वो भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ, ठीक है। वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, कि आपका बिजनेस ही बंद हो रहा है, फर्म डिसॉल्व हो रही है। तो हमें सीखना क्या है कि किस तरह से अगर एक फर्म डिसॉल्व होती है तो किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो हम इस पूरे चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। चलो, ये तो बेसिक है, दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, ठीक है। चलो, अब देखो, समझो एक चीज कि एक बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि जब भी एक फर्म डिसॉल्व होती है तो हमें क्या करना होता है, हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं, यानी कि फर्म के पास जितने भी एसेट्स हैं हम उन्हें सेल ऑफ कर देते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको हम पे कर देंगे और जो कैपिटल है हमें सेटल कर देंगे, ठीक है। लिखते हैं इसको। जब भी एक फर्म डिसॉल्व होती है तो एसेट्स को हम सेल कर देंगे, ठीक है। एसेट्स को बेच दो, किस तरह से बेचना है अभी बताऊंगी, बट एक बेसिक रूल क्या है कि जितने भी एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट हो या फिर इनटेंजिबल एसेट हो, उन्हें हम बेच देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज उन्हें हम पे कर देंगे, ठीक है। लाइबिलिटीज मतलब कि मुझे कोई क्रेडिटर्स को पैसा देना है, मेरे बिल्स पेएबल हैं, मैंने बैंक से लोन लिया है, तो वो सब मेरी लाइबिलिटीज हैं, उनको मैं पे कर दूंगी, ठीक है। और लास्ट में क्या करोगे, सेटलमेंट ऑफ कैपिटल, पार्टनर का जो कैपिटल है उनको हम सेटल कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे अभी देखते हैं, बट एक बेसिक रूल क्या है डिसोल्यूशन के टाइम पे कि आपके पास जितने भी एसेट है उनको बेचना है, लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देनी है और सेटल कर देना है कैपिटल बैलेंसेस को, ठीक है, क्योंकि फर्म भी बंद हो रही है तो हमें यही सब करना होता है, ठीक है। ओके, चलो अब देखते हैं इसके और बेसिक्स। इसको हम इरेज करते हैं। देखो, हम लोग समझेंगे कि जब भी आपके पास कोई एसेट्स हैं, जब आप उन्हें सेल करोगे तो आपके पास इनफ्लो होगा, ठीक है। आपके पास कैश या फिर बैंक में पैसा आएगा, ठीक है। उस पैसे को यूज करके आप अपनी लाइबिलिटीज को पे कर देते हो, ठीक है। पे करोगे तो आपके पास से आउटफ्लो होगा कैश का,
बहुत सिंपल चीज़ है कि एसेट बेचोगे तो पैसा आएगा, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा। हाँ, अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कहाँ से करेंगे। भाई ये एसेट बेचोगे ना, पैसा आएगा, उससे आपको लाइबिलिटी पे कर देनी है, ठीक है। और लास्ट में हमें कैपिटल बैलेंसेस को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, मान लो कि आपने एसेट बेचे और आपके पास 1 लाख रुपए आए, ठीक है, 1 लाख रुपए आए एसेट बेच के, और जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं उनकी पेमेंट आपको करनी है 70,000, ठीक है। एसेट बेच के पैसा आया 1 लाख, लाइबिलिटी की पेमेंट है 70,000 की, तो जो 30,000 बचा ये पार्टनर लेके जाएंगे, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, पार्टनर्स का हो जाएगा, राइट। और दूसरा केस समझो कि एसेट रियलाइज हुए 1 लाख पे, ठीक है, और जो लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है वो आपको करनी है 1,20,000, ठीक है। तो ये जो 20,000 बचा एक्स्ट्रा जो हमें पे करना है वो पार्टनर्स अपने घर से लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि पार्टनरशिप में एक बेसिक रूल है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो अगर फर्म की कोई लाइबिलिटी पे नहीं हो पाती है तो पार्टनर को वो पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है जो कि मैंने आपको बताई कि जब भी फर्म डिसॉल्व होगी आपको एसेट्स को सेल ऑफ करना है, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है और कैपिटल को एडजस्ट कर देना है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखते हैं कि यार डिसॉल्यूशन में आपको क्या क्या अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं वो समझते हैं। देखिए, डिसॉल्यूशन के टाइम पे मेनली 4 अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। 4 अकाउंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि डिसॉल्यूशन के टाइम पे जितने भी एसेट्स हैं उनको हमें बेच देना है, लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है, तो वो सभी चीज़ें आप दिखाते हो अपने रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। डिसॉल्यूशन का ये मेन अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट। कैसे बनता है अभी मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। ये हो गया। दूसरा अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का जितना भी कैपिटल है उसे एडजस्ट करने के लिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, सेम चीज़ है, ठीक है। तीसरा अकाउंट बनता है लोन बाय पार्टनर अकाउंट। लोन बाय पार्टनर अकाउंट क्या है। लोन बाय पार्टनर अकाउंट का मतलब ये है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म के लिए वो लाइबिलिटी हुई, तो उसका हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। लोन बाय पार्टनर का मतलब क्या है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, तो इसका हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, ओके। और लास्ट आपका बनता है कैश या फिर बैंक अकाउंट, ठीक है, कैश या फिर बैंक अकाउंट, ओके। इस चैप्टर में आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी होती है, ठीक है। अब तुम पूछोगे क्यों, क्योंकि यार सिंपल चीज़ है कि आपने बैलेंस शीट में हम लोग क्या दिखाते हैं, बैलेंस शीट में हम अपने एसेट्स दिखाते हैं, लाइबिलिटीज दिखाते हैं, कैपिटल दिखाते हैं। जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, हमने सभी एसेट बेच दिए, सभी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दी, कैपिटल एडजस्ट कर दिया, तो बैलेंस शीट में तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। बैलेंस शीट तो खाली हो गई, बैलेंस शीट का हर एक आइटम उड़ चुका है, तो बैलेंस शीट बची ही नहीं, तो हम क्या दिखाएंगे, राइट। फर्म बंद हो रही है तो बैलेंस शीट नहीं बनती। यहाँ पे क्या बनता है, कैश या फिर बैंक अकाउंट, ठीक है। आप जब एसेट बेचोगे तो पैसा आएगा, किस में आएगा, कैश या फिर बैंक में। जब लाइबिलिटीज की पेमेंट करोगे तो कहाँ से करोगे, कैश से करोगे या फिर बैंक से करोगे, तो बैंक या फिर कैश का अमाउंट कम हो जाएगा। तो हम डिसॉल्यूशन के टाइम पे बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करते, हम बनाते हैं यहाँ पे कैश या फिर बैंक अकाउंट, ठीक है। कैसे बनेगा, धीरे धीरे हम लोग सभी चीजें समझ जाएंगे, ओके। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली समझेंगे कि ये रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से बनता है, ओके। चलो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो यार, अब सीखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से बनता है, और ध्यान से समझना क्योंकि एक बेसिक अकाउंट है जो कि आपको इस पूरे ही चैप्टर में बनाना है, और अगर ये समझ गए तो पूरा चैप्टर ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। देखो, शुरू करेंगे हम लोग फॉर्मेट के साथ। ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का एक बेसिक फॉर्मेट। रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गई क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड, ठीक है। इसमें आप लिखोगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है।
ये हमारा एक बेसिक फॉर्मेट हो गया। अब आपको क्वेश्चन में हमेशा बैलेंस शीट गिवन होगी, ठीक है। बैलेंस शीट आपको पता ही है, बैलेंस शीट में हमारे पास लाइबिलिटीज होती हैं और एसेट्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, लाइबिलिटीज एंड एसेट क्या क्या आपको बताए जाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट में, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको अपनी बैलेंस शीट को खाली करना है, ठीक है। बैलेंस शीट के एसेट्स को रियलाइजेशन में दिखाना है, बैलेंस शीट में जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको हम रियलाइजेशन में दिखाएंगे, ठीक है। अब समझो कैसे, देखो अब अगर हम सबसे पहले एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में आपको मेनली क्या क्या दिया होता है। देखो एसेट्स में आपको बैलेंस शीट में मेनली कुछ एसेट्स हम देखते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर हो गया, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, ओके। इसके बाद गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास मान लो है लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर मतलब कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो वो फर्म के लिए एसेट है, ठीक है। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो वो फर्म के लिए एसेट है, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ साथ अगर आपको P&L में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है यानी कि लॉस है, वो भी आपको एसेट्स में दिया होता है। और हमारे पास एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हो सकता है, कैश या फिर बैंक बैलेंस, ठीक है, राइट। और हमारे पास करंट एसेट्स भी लेते हैं, जैसे कि डेटर्स हो गया, ठीक है, और स्टॉक हो गया, ये सब। तो ये कुछ मेन एसेट्स हैं जो कि आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिलते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें रियलाइजेशन में वो एसेट्स को दिखाना होता है जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर जिन्हें आप सेल कर सकते हो और उसके बदले आपको कैश रिसीव होगा, ठीक है। वही एसेट्स हम लोग इधर अपनी रियलाइजेशन अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है। समझो हमें क्या करना होता है, हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं उनको हम इधर डेबिट में शो करते हैं, ठीक है। एसेट्स को डेबिट में शो करोगे, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि डेबिट नेचर का जो एसेट्स होता है उनका नेचर डेबिट होता है, ठीक है। एसेट्स इंक्रीज होते हैं डेबिट साइड, तो हम जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट साइड में शो करेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे टू एसेट्स ब्रॉट डाउन, ठीक है। कौन कौन से एसेट आएंगे, देखो लैंड एंड बिल्डिंग है, क्या आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल। फर्म अगर बंद हो रही है तो आप उसको बेचोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हो गया, हमारा फर्नीचर हो चुका है, ठीक है, इसको ही बेचेंगे। और इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इसके साथ साथ डेटर्स, स्टॉक, ये सब क्या है जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, स्टॉक, ठीक है। उसके बाद गुडविल, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने चेंज इन PSR पढ़ा, हमने एडमिशन पढ़ा, हमने रिटायरमेंट पढ़ा, उसमें क्या था कि अगर गुडविल है तो हम उसे राइट ऑफ करते थे, राइट। बट डिसोल्यूशन के केस में बहुत ही सिंपल आपको एडजस्टमेंट करना है कि अगर आपको गुडविल दिया है तो हम उसे एज अ नॉर्मल एसेट ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे बाकी एसेट्स को ट्रीट करते हो उसी तरह से हमें गुडविल को भी ट्रीट करना है, कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। तो गुडविल को भी हम लोग यहीं पे शो करेंगे एज अ नॉर्मल एसेट, ठीक है, टू गुडविल, ठीक है। गुडविल हो गया। उसके बाद लोन टू पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो इसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, इसमें नहीं शो करेंगे, राइट। उसके बाद P&L का डेबिट बैलेंस है यानी कि लॉस है, तो ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी तरह से एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस या फिर कोई भी अगर फिक्टिशियस एसेट आपको दिया है तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, ठीक है। और लास्ट है कैश या फिर बैंक बैलेंस। अब खुद ही बता दो कि कैश या फिर बैंक क्या यहाँ पे आएगा, द आंसर इज नो, क्योंकि कैश और बैंक तो पहले से लिक्विड फॉर्म में है, वो तो पहले से ही कैश है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, रियलाइजेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपने दिखा दिया सबसे पहले अपने कुछ मेजर एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। एसेट का काम हो गया, ओके। चलो अब चलते हैं लाइबिलिटीज पे कि लाइबिलिटीज में हमें किस तरह से काम करना है। लाइबिलिटीज में भी आपको कुछ मेजर लाइबिलिटीज हम लिखते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको कैपिटल बैलेंसेस दिए होते हैं, ठीक है, कैपिटल बैलेंसेस हो गए। उसके बाद मान लो बैंक लोन दिया है, ठीक है, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हो सकता है। उसके साथ साथ एक्स लोन एंड एक्स वाइफ लोन, ठीक है, P&L का क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद जनरल रिजर्व, ठीक है, WCR
IFR, ये सब, ठीक है। तो ये कुछ लाइबिलिटीज़ हैं जो कि आपको बैलेंस शीट में देखने के लिए मिलती हैं। हमें क्या करना है, हमें सभी लाइबिलिटीज़ को यहाँ पे शो करना है क्रेडिट में। क्यों करना है? क्योंकि लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट नेचर होता है, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट में इंक्रीज होती हैं, ठीक है। तो अब देखो, कैपिटल जितनी भी है वो कैपिटल जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, ये सब हम दिखाएंगे रियलाइजेशन में। फिर से याद रखना कि रियलाइजेशन में आप वो एसेट शो करते हो जो कि आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और लाइबिलिटीज हम वो शो करेंगे जो कि आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, बाहर वालों का पैसा, राइट। तो क्रेडिटर्स, बैंक लोन, BP, ये सब हम दिखाएंगे रियलाइजेशन में, ठीक है। चलो लिखते हैं इसे फटाफट से। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लाइबिलिटीज ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर्स, ठीक है, बैंक लोन, बिल्स पेबल, ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद P&L का क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि प्रॉफिट है, ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा पार्टनर्स के अमंग, ठीक है, पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद जनरल रिजर्व हो गया, WCR है, IFR है, ये सब रिजर्व्स हैं, ये भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। वैसे तो WCR का एक सेपरेट ट्रीटमेंट है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, बट अभी के लिए आप यही अज्यूम करो कि जितने भी रिजर्व्स हैं वो पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो, दो चीजें होती हैं, एक्स लोन एंड एक्स वाइफ लोन। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बोला कि लाइबिलिटीज सिर्फ वो वाली आएंगी जो कि आउटसाइडर्स के लिए हैं, ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब मान लो फर्म में दो पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई, ठीक है। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो हम उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ठीक है। बट अगर पार्टनर का कोई भी रिलेटिव है, उसने फर्म को लोन दिया है, तो वो हम यहाँ पे शो करते हैं क्योंकि वो पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है ना, समझो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एक्स लोन। एक्स लोन मतलब क्या है कि एक्स ने फर्म को लोन दिया है, तो इसके लिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। बट एक्स की वाइफ ने अगर लोन दिया है फर्म को, तो भाई एक्स की वाइफ तो पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है ना, बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो वो हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिखाओगे एक्स वाइफ लोन, ठीक है। तो फंडा सीधा सीधा ये है कि पार्टनर के अलावा अगर किसी ने भी फर्म को लोन दिया है तो वो आप यहाँ पे शो करते हो, ठीक है। ओके, चलो ये हो गया हमारे पास लाइबिलिटीज का काम, ठीक है। अभी मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई मैं आपको लिखवाऊंगी साथ साथ। पहले इतनी चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि हमें एसेट्स को डेबिट में दिखाना है, लाइबिलिटीज को क्रेडिट में दिखाना है, ठीक है। चलो अब एक बार हम लोग नोट करते हैं, हम लोग चीज़ें नोट करते हैं। मैंने आपको एसेट में बताया कि हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ऑल एसेट्स आर debited to realization account except fictitious asset, cash और बैंक बैलेंस एंड P&L का डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी। उसके बाद लाइबिलिटीज में देखें तो ऑल आउटसाइड liabilities are credited to realization account, ठीक है। जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उनको आप क्रेडिट करते हो, ठीक है। याद रखना है कि पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो वो उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक और चीज लिखो यहाँ पे कि गुडविल इज ट्रीटेड एज नॉर्मल एसेट, ठीक है। गुडविल को हम एक नॉर्मल एसेट ट्रीट करेंगे। इसके बाद देखो रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स, ठीक है। जितने भी रिजर्व्स हैं उनको पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको किसी भी एसेट से रिलेटेड कुछ प्रोविजन या फिर रिजर्व दिया हुआ है तो उसको भी हम लोग रियलाइजेशन में शो करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपको बैलेंस शीट में डेटर्स दिए हुए हैं 10,000 के, ठीक है, और प्रोविजन वहाँ से माइनस करा हुआ है 2,000,
और लास्ट में आपको बता रखा है 8,000 नेट अमाउंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10,000 के डेटर्स हैं इसको यहाँ शो करेंगे, ठीक है, डेबिट में, एसेट्स में, और जो प्रोविजन है डेटर्स के अगेंस्ट बनाया है उसको हम लोग यहाँ लाइबिलिटी में शो करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नेम से, ठीक है। तो अगर किसी भी एसेट से रिलेटेड कुछ भी प्रोविजन दिया है तो वो भी लाइबिलिटीज में आता है, ठीक है। अब डेटर्स में क्या अमाउंट शो करोगे, ये 10,000 ग्रॉस अमाउंट, और प्रोविजन में कितना जाएगा 2,000, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट भी दिया है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया है तो अगेन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगा, एसेट्स में, और जो IFR है, रिजर्व है, वो हम दिखाएंगे अपनी लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। कि मान लो इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, और IFR भी दिया है, तो इन्वेस्टमेंट दिखाओ एसेट्स में और IFR दिखाओ लाइबिलिटीज में, ठीक है। बट अगर आपको क्वेश्चन में IFR नहीं दिया तो हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट को एसेट्स में शो करेंगे, राइट, ये हो गया। और अगर आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं दिया तो ये जो IFR है, ये जो रिजर्व है, ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जिनको आपको समझ के चलना है, ठीक है। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, फिर हमें लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है, और कुछ चीज़ें जो पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इतना कर लिया, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यार जितने भी एसेट्स हैं इनको बेच दो, ठीक है। बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आता है हमारा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता होगा कि अगर आपके पास इनकम आ रही है, इनफ्लो है, तो वो हम क्रेडिट में शो करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप एसेट बेचोगे तो पैसा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप दिखाओगे बाय बैंक के नेम से, ठीक है, बाय बैंक, ओके। और यहाँ पे सभी एसेट्स के नेम लिखते हैं ना, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। मान लो आपको बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख की दी थी, ठीक है, और आपने बेचा उसे 80,000 पे, रियलाइज हो रहा है 80,000, ठीक है। तो यहाँ पे 80,000 आप शो कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट से शो करना है जितना ही पैसा आपको रिसीव हो रहा है रियलाइजेशन के बाद, ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज़ समझो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कि यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं कि अगर आपको टेंजिबल एसेट्स दिए हैं तो कैसे करोगे, अगर इनटेंजिबल एसेट हैं तो कैसे करोगे। मान लो टेंजिबल एसेट आपको पता है, टेंजिबल एसेट होते हैं जिनको आप देख सकते हो, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया। तो अगर इन एसेट्स के केस में अगर आपको रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दिया, क्वेश्चन में हमें बताया ही नहीं है कि ये कितने पे सेल ऑफ हुए हैं, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये सभी एसेट्स अपनी बुक वैल्यू पे ही रियलाइज हो चुके हैं, ठीक है। लिख लेते हैं इसको साथ साथ, टेंजिबल एसेट्स क्या लिखेंगे, इफ रियलाइजेशन वैल्यू इज नॉट गिवन, assume they are realized at their book values, ठीक है। टेंजिबल एसेट के केस में क्या रूल चलता है कि अगर आपको रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दिया क्वेश्चन में तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो अपनी बुक वैल्यू पे ही रियलाइज हो गए हैं, ठीक है। कि मान लो आपको बोला है कि फर्नीचर आपको बुक्स में दिया हुआ था 50,000 का, और कितने पे रियलाइज हुआ है, ठीक है, कितने उसकी सेल वैल्यू है हमें बताया ही नहीं है, तो हम यही मान लेंगे कि वो 50,000 पे रियलाइज हो गया है। तो आप यहाँ पे शो कर देना बाय फर्नीचर 50,000, ठीक है। ये है अगर टेंजिबल एसेट की बात हो रही हो तो, ठीक है। दूसरा केस आता है इनटेंजिबल एसेट्स का। तो इनटेंजिबल में आपको याद रखना है कि अगर आपको नहीं बताया क्वेश्चन में कि क्या रियलाइजेशन वैल्यू है तो हम अज्यूम करेंगे कि वैल्यू निल है, ठीक है, 0, ओके। तो इस केस में हम अज्यूम क्या करेंगे, अज्यूम देयर रियलाइजेशन वैल्यू इज nil, ठीक है। पूरी लाइन लिखे है ना, इफ रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन अज्यूम दैट देयर रियलाइजेशन वैल्यू इज nil और 0, ठीक है। तो अगर आप गुडविल, आपने यहाँ पे दिखाया हुआ है गुडविल 50,000 और क्वेश्चन में नहीं बताया कि गुडविल कितने पे बेची गई है या क्या उसकी रियलाइजेशन वैल्यू है, तो हम यहाँ पे nil शो करेंगे, 0 शो करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, एसेट्स के केस में टेंजिबल में क्या करेंगे और इनटेंजिबल में हम कैसे करते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे सभी एसेट्स दिखाओगे, ओके। इसके बाद लाइबिलिटीज़ हैं, तो लाइबिलिटीज़ की पेमेंट हम लोग यहाँ करते हैं,
ठीक है, खर्चा है आपके पास से तो डेबिट दिखाएंगे। तो टू बैंक, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटीज की पेमेंट, ठीक है। ये हमने क्या करा है, एसेट्स को रियलाइज करा है, एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दो, ओके, क्रेडिटर्स पे कर दो, बैंक लोन पे करो, बीपी पे कर दो, वो सब। अब अगेन अगर आपको क्वेश्चन में लाइबिलिटीज के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है तो मान लेना कि हमें लाइबिलिटीज को पे करना है उनकी बुक वैल्यू पे, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं जल्दी से। इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन अबाउट पेमेंट of liabilities, then pay them off at their book values, ठीक है। मेरी राइटिंग यार बहुत गंदी है बट मैं बोल रही हूँ, उससे समझ जाना कि अगर आपको लाइबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया क्वेश्चन में तो हम यही अज्यूम करेंगे कि वो अपनी बुक वैल्यू पे हमें पे कर देनी है लाइबिलिटीज, ठीक है। ये हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले एसेट दिखा दिए, फिर एसेट बेचोगे तो बैंक में पैसा आएगा, लाइबिलिटीज दिखाई, फिर लाइबिलिटीज की पेमेंट करोगे तो बैंक से ही पैसा कट जाएगा, ओके। दूसरी चीज, ऐसा कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि ये जो एसेट है ये पार्टनर लेके जा रहा है, तो अगर पार्टनर कोई एसेट लेके जा रहा है तो यहाँ पे दिखाना बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो भी पार्टनर है उसका नेम दिखा देना, ओके। अगर बैंक में पैसा आ रहा है तो बाय बैंक, अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट पार्टनर ने कर दी है तो यहाँ पे दिखा देना टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया हमारा काम, ओके। इसके बाद आप यहाँ पे दिखाते हो टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी आप डेबिट करते हो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है कि ये जितना भी काम होगा डिसोल्यूशन का उसमें कुछ ना कुछ खर्चे आते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आते हैं फर्म के, तो वो हम लोग यहाँ पे डेबिट करते हैं, ठीक है। अगेन इस पे एक पूरा टॉपिक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की क्या क्या एंट्रीज होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ओके। तो ये बेसिक हो गया, राइट। तो हमने सबसे पहले एसेट्स दिखा दिए, लाइबिलिटीज दिखा दी। एसेट बेचोगे तो पैसा आएगा बाय बैंक में, अगर कोई एसेट पार्टनर लेके जा रहा है तो यहाँ पे बाय पार्टनर से कैपिटल अकाउंट दिखाओगे, ठीक है। फिर लाइबिलिटीज की पेमेंट होंगी डेबिट में, ओके। अगर कोई लाइबिलिटी की पेमेंट पार्टनर करता है तो हम यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे, और जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं उनको भी हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, एक और चीज, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ऐसा कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि किसी लाइबिलिटी के बदले आपका एसेट जा रहा है, ठीक है। लाइबिलिटी के एक्सचेंज में कोई एसेट अगर फर्म से जाता है तो उस केस में हम कोई भी एंट्री नहीं करते, ठीक है, उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे, इफ एनी एसेट इज गिवन in exchange of any liability, then no entry is passed, ठीक है। कि अगर कोई क्रेडिटर है उसे पेमेंट करनी है और उस क्रेडिटर ने बोला कि आप मुझे फर्नीचर दे दो, तो उस केस में हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर आपके लाइबिलिटी है और फर्नीचर आपके लिए एसेट है, ठीक है। तो लाइबिलिटी के एक्सचेंज में अगर एसेट जाता है तो हम उसका कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करते। क्यों नहीं करते वो मैं आपको बताऊंगी, जब हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे इसकी तब उसके पीछे का रीजन मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बट अभी के लिए इसको याद रख के चलना, ओके। ये हो गया। तो हमने ये दोनों स्टेप करे। उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, इस रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज कैसे करोगे कि टोटल करना है यहाँ पे, ठीक है, अकाउंट का टोटल करो और लास्ट में आप निकाल लो कि प्रॉफिट है या फिर लॉस है। तो अगर डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है तो हम यहाँ पे दिखाते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस बच रहा है तो हम यहाँ पे दिखाएंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट है तो आपको पता होगा कि इस साइड पे प्रॉफिट आता है और क्रेडिट साइड पे लॉस आता है, ठीक है। ये कर देना है और आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है। तो इसी तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। मैंने आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझाने की कोशिश करी। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है वाइल प्रिपेयरिंग द रियलाइजेशन अकाउंट। कैसे करना है फिर से समझो। सबसे पहले हमें अपनी बैलेंस शीट को खाली करना है, ठीक है। किस तरह से करना है उसके रूल्स मैंने आपको बताए। एसेट्स यहाँ पे शो करोगे डेबिट में, लाइबिलिटीज क्रेडिट में शो करोगे, किसको एक्सक्लूड करना है वो सब मैंने आपको बताया और इधर हमने लिख ली है चीजें, ठीक है। उसके बाद आपको एसेट्स बेचने हैं तो पैसा आएगा बाय बैंक के नेम से। अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जा रहा है तो हम यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप लाइबिलिटीज की पेमेंट करोगे तो डेबिट में दिखाओगे टू बैंक, और अगर कोई भी लाइबिलिटी की पेमेंट पार्टनर करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नेम से शो करोगे, ठीक है। फिर बस आपको क्या करना है, अकाउंट को क्लोज करना है, बैलेंस निकालना है। अगर बैलेंस डेबिट साइड आता है तो हम दिखाएंगे टू प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड आता है तो हम दिखाएंगे बाय लॉस, ठीक है। और वो ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, जो कि आपको अच्छे से सीखना है। और अगर एक बारी में समझ नहीं आता तो वीडियो को फिर से देखना। बाकी हम लोग इस टॉपिक पे बेस्ड कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। शुरू करते हैं। एक बार देखिए, टॉपिक का नाम है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते क्या हैं? जब भी एक फर्म डिसॉल्व होती है तो जितने भी हम एसेट सेल कर रहे हैं, जितने भी हम लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ खर्चे आते हैं फर्म के, ठीक है। तो उन्हीं को हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसमें अलग अलग केसेस बनते हैं जिसको हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। बट उससे पहले एक और चीज़ समझो। देखो, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बॉर्न बाय और दूसरी चीज़ होती है पेड बाय, ठीक है। बॉर्न बाय एंड पेड बाय, इसका मतलब क्या है? बॉर्न बाय का मतलब होता है कि किसके खर्चे हैं, ठीक है, कौन उन्हें बियर करेगा, एक्चुअल में बर्डन किसका है, ठीक है। और पेड बाय का मतलब क्या है कि वो खर्चे एक्चुअल में पे कौन कर रहा है, ठीक है। तो दो चीजें होंगी, एक कौन बॉर्न कर रहा है और दूसरा कौन पे कर रहा है, ठीक है। अब दो पार्टीज होती हैं, आपको पता है, एक होती है फर्म और दूसरे होते हैं पार्टनर्स, ठीक है। तो दो केसेस क्या है कि सबसे पहले या तो फर्म बॉन्ड करेगी वो खर्चे, या फिर पार्टनर्स बॉन्ड करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से पेड में भी दो केसेस हैं, फर्म एंड पार्टनर्स, या तो वो खर्चे फर्म पे करेगी या फिर वो खर्चे पार्टनर्स पे करेंगे, ठीक है। किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, किस तरह से एंट्री होगी अभी समझते हैं। बट ये एक बेसिक चीज़ है कि दो चीज़ें हैं, सबसे पहले कौन बॉन्ड कर रहा है और दूसरी चीज़ कौन एक्चुअल में उन्हें पे कर रहा है, ठीक है। चलो यार, अब देखते हैं कि क्या क्या केसेस बनते हैं अंडर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। चलिए लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास टोटल 4 केसेस हैं। सबसे पहला केस होता है केस नंबर 1। केस नंबर 1 है एक्सपेंसेस borne by firm and paid by firm, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि खर्चे बियर कौन कर रहा है? फर्म, और पे भी कौन कर रहा है? फर्म, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा केस होगा केस नंबर 2। केस नंबर 2 आएगा एक्सपेंसेस borne by firm and paid by partner, ठीक है। इसके बाद तीसरा केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 है एक्सपेंसेस borne by partner and paid by firm, ठीक है। और लास्ट केस, केस नंबर 4, दैट इज एक्सपेंसेस borne and paid by partner, ठीक है। टोटल 4 केसेस हैं, एक एक करके चारों को समझेंगे। चलो सबसे पहला केस देखते हैं। सबसे फर्स्ट केस है एक्सपेंसेस borne बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, मतलब कि खर्चे बियर कौन कर रहा है? फर्म, फर्म के खर्चे हैं और फर्म ने ही पे कर दिए। तो उस केस में क्या एंट्री होगी? लिखते हैं, एंट्री हमारी यहाँ पे बनती है
एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों? अगर देखो खर्चे फर्म के हैं और फर्म नहीं पे कर दिए तो हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा था, तो यहाँ पे आप दिखा दोगे डेबिट साइड में टू बैंक के नेम से। ठीक है, बैंक को हमने क्रेडिट किया है क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है, खर्चा है। ठीक है, तो हमने क्या करा है, अगर फर्म के खर्चे हैं और फर्म नहीं पे कर दिए तो हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। उसके बाद दूसरा केस है एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर, मतलब कि फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया। तो इस केस में एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर फर्म के खर्चे पार्टनर पे कर रहा है तो हम उसमें एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है, मतलब कि पार्टनर को पैसा मिल रहा है, ऐसा क्यों? देखो सीधी सी चीज है, अगर फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया तो फर्म कंपेंसेट करेगी पार्टनर को। ठीक है, पार्टनर के पास पैसा आएगा तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया है। ठीक है, तो दो केसेस हैं। सबसे पहले अगर एक्सपेंसेस हैं फर्म के और फर्म ने पे कर दिए तो सीधी सीधी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, दूसरा केस है कि अगर फर्म के खर्चे पार्टनर ने पे कर दिए तो हम बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? चलो, उसके बाद तीसरा केस है एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, मतलब पार्टनर का खर्चा फर्म ने पे कर दिया। अगर पार्टनर का खर्चा फर्म पे कर रही है तो हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, पार्टनर का खर्चा अगर फर्म पे करती है तो हम डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। क्यों? क्योंकि भाई खर्चा पार्टनर का था, अगर फर्म ने पे कर दिया तो बाद में पार्टनर कंपेंसेट करेगा फर्म को। ठीक है, तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो कम होगा, कैपिटल बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए डेबिट हुआ है। और बैंक अकाउंट को हमने क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि फर्म पे कर रही है तो फर्म का बैंक बैलेंस कम हो रहा है। ठीक है, तो बैंक में से पैसा डिडक्ट हो रहा है, इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट किया है। ठीक है, ये हो गया तीसरा केस। उसके बाद लास्ट केस है एक्सपेंसेस बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर, मतलब अगर पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया तो उस केस में बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है कि यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगी। कोई एंट्री क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर पार्टनर का खर्चा है, पार्टनर ने ही पे कर दिया तो फर्म से को तो उससे कुछ मतलब ही नहीं है ना, फर्म के पास तो पैसा आया ही नहीं, ना ही फर्म ने कुछ पेमेंट करी। पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने ही पे कर दिया तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होती। ठीक है, तो ये चारों केस होते हैं हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में। सबसे पहला क्या है कि अगर खर्चे फर्म बियर कर रही है और पे भी फर्म ने कर दिया तो हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद दूसरा केस है एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर, मतलब फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे करा तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। ओके, उसके बाद तीसरा केस है एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, कि पार्टनर का खर्चा अगर फर्म ने पे करा है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और लास्ट केस बहुत सिंपल कि अगर पार्टनर का खर्चा है, पार्टनर ने ही पे कर दिया तो उस केस में हम कुछ भी एंट्री नहीं करेंगे। ओके, तो दीज आर ऑल द केसेस जो कि आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अंडर पढ़ने हैं। ओके, चलिए इसे नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलो जी, अब जल्दी से मेरे साथ साथ एक हेडिंग डालो, ट्रीटमेंट ऑफ WCR। WCR क्या है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये क्या होता है यार? आपको पता है, ये चीज़ आपने पहले ही पढ़ी है कि जो फर्म है वो एक रिजर्व बना के चलती है अपने वर्कर्स के लिए कि इन फ्यूचर अगर वर्कर्स हमारे स्ट्राइक पे चले जाते हैं या फिर कुछ और रीजंस की वजह से पैसे की नीड होती है तो फर्म इस रिजर्व में से अपने वर्कर्स को पैसा दे सकती है। ठीक है, दैट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ओके, अब क्या क्या केसेस बनते हैं ये समझते हैं। देखो, टोटल 5 केसेस होंगे इसमें। सबसे पहला केस हम बनाएंगे केस नंबर
1। केस नंबर 1 है व्हेन देयर इज नो क्लेम। व्हेन देयर इज नो क्लेम मतलब कि वर्कर्स ने पैसा क्लेम ही नहीं करा, ठीक है, रिजर्व तो है बट क्लेम नहीं है। तो उस केस में हम लोग कैसे एंट्री करते हैं? हम लोगों का बहुत सिंपल इसमें ट्रीटमेंट ये है कि जितना भी रिजर्व है वो आप पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पे होगी WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कि मान लो आपको WCR दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000 और क्लेम नहीं दिया कुछ भी, ओके। तो आप क्या करोगे, ये जितना भी रिजर्व है पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी रेशो में, ठीक है, बहुत सिंपल, ओके। इसके बाद सेकंड केस है आपके पास केस नंबर 2। केस नंबर 2 होता है क्लेम इज लेस देन WCR। क्लेम लेस है एज कंपेयर टू WCR। मतलब एग्जांपल लेते हैं कि मान लो क्लेम आपको दिया हुआ है 8,000 का और रिजर्व आपने बनाया है 10,000, ठीक है। रिजर्व आपने कितना बनाया है 10,000 का और क्लेम है सिर्फ 8,000 का। तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं जितना भी क्लेम होगा उसको अपने रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे और जो बच गया रिजर्व में अमाउंट उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखिए एंट्री होगी इसमें। सबसे पहले आप ये जो रिजर्व है 8,000 का इसको अपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो एंट्री होगी WCR डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। और फिर इसकी पेमेंट कर दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये सब आएगा 8K, ठीक है, 8,000। और लास्ट में जो रिमेनिंग बच गया हमारा रिजर्व उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,000, ठीक है। अब समझो, अकाउंट बना के समझते हैं। मैंने आप लोगों को कल बताया था रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से बनता है। तो मान लो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड, ठीक है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो क्लेम है ये आपकी लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे आप दिखाओगे बाय WCR। कितने का क्लेम है 8,000 का, तो इधर दिखा दो 8,000, ठीक है। और उसके बाद इस WCR की आप पेमेंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे डेबिट में टू बैंक 8,000, ठीक है। इस तरह से ये कल मैंने आप लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट में बताया था कि जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनको सबसे पहले आप क्रेडिट करते हो रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हमने क्या किया, WCR टू रियलाइजेशन अकाउंट कर दिया 8,000, ठीक है। फिर हमें इसे डेबिट साइड में पे करना होता है, तो टू बैंक के नेम से हमने इसकी पेमेंट कर दी। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। इतना हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग रिजर्व बचा 2,000 का उसको हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसकी सिंपल एंट्री क्या है, WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, क्लियर, ठीक है। चलो इसके बाद तीसरा केस बनाएंगे हम। ये हो गया हमारा सेकंड केस। तीसरा केस आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 है कि क्लेम इज इक्वल्स टू WCR, मतलब कि जितना रिजर्व बनाया सारा का सारा क्लेम कर लिया। तो क्या एंट्री होगी इसमें, इसकी एंट्री हो जाएगी, मान लो कि हमने 10,000 का रिजर्व बनाया और 10,000 ही क्लेम कर लिए, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, आपको सिंपली अपना जो रिजर्व है उसको लाइबिलिटी साइड में शो करना है और उसकी पेमेंट कर देनी है। एंट्री हो जाएगी इसमें WCR डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000, ठीक है। और इसकी पेमेंट कर दो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ भी हमारा रिमेनिंग अमाउंट नहीं बचा तो हमने उसे एज अ लाइबिलिटी शो कर दिया अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। क्रेडिट करेंगे इसलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, ठीक है। और लास्टली हमने उसकी पेमेंट कर दी, ओके। इसका भी एक अकाउंट बना लो आप, ये लो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रेडिट में शो करेंगे बाय WCR 10,000 और फिर उसको डेबिट साइड में पे कर देंगे टू बैंक के नेम से 10,000, इस तरह से, ठीक है। ये क्या हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है।
राइट तो अभी तक हमने 3 केसेस पढ़े। सबसे पहले अगर कुछ भी क्लेम नहीं है तो जितना रिजर्व है वो सारा का सारा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, उसके बाद सेकंड केस है कि अगर क्लेम कम है और WCR ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, जितना भी क्लेम है उसे अपने सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटी के फॉर्म में शो करो। ओके, फिर उसकी पेमेंट कर दो टू बैंक के नेम से, और जो बच गया रिजर्व में अमाउंट उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा केस है कि अगर क्लेम इक्वल है WCR के, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा क्लेम है या रिजर्व का अमाउंट है उसे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, देन उसकी पेमेंट कर देंगे टू बैंक के नेम से। ओके, ये हो गया। चलो इसके बाद फोर्थ केस बनेगा केस नंबर 4। केस नंबर 4 है कि क्लेम अगर ज़्यादा है एज कंपेयर टू WCR, मतलब कि हमने रिजर्व बनाया 10,000 का और लोगों ने क्लेम कर लिया, वर्कर्स ने क्लेम कराया 12,000, तो कैसे करोगे यार, रिजर्व 10,000 का है बट क्लेम 12,000 का है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जितना भी रिजर्व का अमाउंट है उसे हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे लाइबिलिटी के फॉर्म में। तो एंट्री होगी WCR डेबिट टू रियलाइजेशन 10,000 और फिर जितना भी क्लेम है सारा का सारा हम पे कर देंगे। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000। ठीक है, फिर से इसका अकाउंट बना के देखते हैं। देखो जी, सबसे पहले आप लोग इधर क्रेडिट में दिखाओगे हमारा कितना रिजर्व है, जो कि आएगा बाय WCR 10,000। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको दिया होगा तो लाइबिलिटी क्रेडिट में आएंगी। ठीक है, उसके बाद पेमेंट हम पूरे अमाउंट का करेंगे 12,000 का, तो यहाँ पे दिखाना डेबिट में टू बैंक 12,000। ओके, इस तरह से बनता है। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे ही बताया है कि फॉर्मेट में आपको चेंज समझ में आ जाएंगी, बट एंट्रीज ये होती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ केस कि जब हमारा क्लेम ज़्यादा है और WCR कम है। ओके, और लास्ट केस एक और बनाओ, केस नंबर 5। केस नंबर 5 है व्हेन देयर इज नो WCR, कि जब आपको रिजर्व नहीं दिया बट क्लेम एग्जिस्ट, बट क्लेम दे रखा है, तो क्या करोगे यार, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा सीधा उस क्लेम की पेमेंट कर देनी है, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अकाउंट बना लो, ये लो जी, हमारे को रिजर्व नहीं दिया बस क्लेम दे रखा है, तो आप क्या करोगे, सिंपली उसको यहाँ पे टू बैंक के नेम से पे कर दोगे जो भी अमाउंट है। ओके, ये होता है। ठीक है, तो 5 केसेस हैं, बहुत सिंपल। सबसे पहले अगर क्लेम नहीं है कुछ भी तो जितना भी रिजर्व है वो आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एंट्री होगी WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, उसके बाद दूसरा केस है कि जब क्लेम कम है और WCR ज़्यादा है तो क्या करना है कि जितना भी क्लेम का अमाउंट है उसे सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करोगे। ठीक है, लाइबिलिटी के फॉर्म में। तो WCR टू रियलाइजेशन अकाउंट हमने 8,000 शो करा, उसके बाद उस लाइबिलिटी की पेमेंट कर दोगे डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड में पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, इसलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया है। ठीक है, और जो हमारा रिजर्व में अमाउंट बच गया उसको आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ठीक है, ये हो गया सेकेंड केस। उसके बाद तीसरा केस क्या है कि जब क्लेम और WCR का अमाउंट इक्वल है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली उस रिजर्व को अपने रियलाइजेशन अकाउंट में ब्रॉट डाउन करना है और फिर उसकी पेमेंट कर देनी है। ठीक है, ये हो गया। फिर फोर्थ केस पे चलो, चौथा केस है कि जब क्लेम ज़्यादा है और WCR कम है तो क्या करोगे, हमें जितना भी रिजर्व का अमाउंट है उसको लाइबिलिटी के फॉर्म में ब्रॉट डाउन करना है 10,000 का, और पेमेंट हमें पूरे अमाउंट की करनी है, पूरे क्लेम की, यानी कि 12,000 की हमने पेमेंट कर दी इस तरह से। ठीक है, और फिफ्थ केस क्या है कि जब रिजर्व हमें नहीं दिया बट क्लेम गिवन है तो आपको सिंपली उस क्लेम की पेमेंट कर देनी है। एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो ये 5 केस होते हैं जो कि आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में समझने हैं, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इस पे बेस्ड आप लोग एक बार क्वेश्चन ट्राई करना अपनी बुक से। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
और अच्छे चीज़ें प्रिपेयर कर लेंगे। आज के इस वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज सीखेंगे कि डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या क्या एंट्रीज होती हैं। तो अगेन एक बेसिक क्लास होगी जिसको आपको अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज, ठीक है। देखो यार, मैंने आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाया था, उसका एक बार हम फिर से फॉर्मेट देखते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती है, ठीक है। बैलेंस शीट में हमारे पास दो साइड्स होती है, एक लाइबिलिटीज और एक एसेट्स, ठीक है। ये हमारे पास गिवन होगा। उसके बाद आप बनाते हो यहाँ से रियलाइजेशन अकाउंट आप किस तरह से बनाते हो? देखो, सबसे पहले ये हमारी डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हम इन एसेट्स को डेबिट में लेके आते हैं, ठीक है। जितने भी एसेट्स हैं आप इनको यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लेते हो, ठीक है। और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको आप यहाँ क्रेडिट में लेके आते हो, ठीक है। इतना मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। तो इधर हेडिंग बनाओगे, हेडिंग हम डालेंगे फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ठीक है। सबसे पहले एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखो, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में एसेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। एसेट्स हमने डेबिट करें रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये हो जाती है आपकी फर्स्ट एंट्री, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री बनाएंगे फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज। अब मैं लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करूंगी, तो लाइबिलिटीज हमने क्रेडिट करा है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने लाइबिलिटीज को क्रेडिट किया है, तो एंट्री क्या होगी इसकी एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है लाइबिलिटीज, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले ये दो एंट्री करनी है, ओके। इतना हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जितनी भी लाइबिलिटीज हैं हम इनकी पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट आप इस साइड करते हो डेबिट में, टू बैंक के नेम से, ठीक है। ये हम पेमेंट करते हैं, राइट। और ये जितने भी एसेट्स हैं उनको हम सेल करते हैं क्रेडिट पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक। ये मैंने क्या किया है, सेल करा है, ठीक है। अब ये करते हैं हम, ओके। चलो एंट्री बनाएंगे फॉर सेल ऑफ एसेट्स। अगर मैं एसेट बेच रही हूँ तो क्या एंट्री करूंगी, बैंक यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है बैंक, तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हो जाती है जब हम एसेट्स को बेचेंगे, तो पैसा आएगा, बैंक हमने डेबिट किया टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। ये हो गया करेक्ट। इसके बाद हम करेंगे, बैंक में हमने पेमेंट करी है, ठीक है। बैंक से हम लोगों ने पेमेंट करी है लाइबिलिटीज की, तो एंट्री करो यहाँ पे फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज की पेमेंट हो रही है डेबिट में, ठीक है। डेबिट में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे डेबिट और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने 4 एंट्रीज करी। सबसे पहले एसेट को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर किस साइड करोगे, डेबिट में, तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करा है, तो लाइबिलिटीज आती हैं क्रेडिट साइड में, तो इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको एसेट्स को बेचना है, सेल करना है। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, डेबिट होगा किस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, ओके। उसके बाद फोर्थ एंट्री है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। हम लोगों को लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है। पेमेंट करोगे तो कहाँ पे आ रहा है, ये डेबिट में आ रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। इतना हो गया। उसके बाद
नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि कोई एसेट अगर पार्टनर लेके जा रहा है, तो अगर पार्टनर कोई एसेट ले जाता है तो हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, अगर कोई भी एसेट पार्टनर लेके जाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एसेट इज टेकन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर कोई एसेट ले जाए तो एंट्री क्या करोगे, एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इसी तरह से अगर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट पार्टनर कर देता है तो हम यहाँ पे दिखाते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, डेबिट में हम क्या दिखाएंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर लाइबिलिटी की पेमेंट पार्टनर कर रहा है तो। ठीक है, तो चलो इसकी एंट्री करते हैं। अब एंट्री होगी, हेडिंग डालेंगे इफ एनी लाइबिलिटी इज पेड बाय पार्टनर। ठीक है, क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया राइट। इसके बाद आप लोगों को अगर क्वेश्चन में कुछ भी रिजर्व्स दिए हैं, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी रिजर्व्स दिए हैं या फिर P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो उसको आपको पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री बहुत सिंपल है, रिजर्व्स या फिर P&L का अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है तो क्या करना है, हमें वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एंट्री होगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट P&L का क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर कुछ भी रिजर्व्स दिए हैं, जनरल रिजर्व है और आपको P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया है या फिर आपको P&L का बैलेंस लाइबिलिटी साइड में दिया है जिसको हम प्रॉफिट ही कहते हैं, तो वो पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि पार्टनर्स को पैसा मिलेगा। ठीक है, कैपिटल इंक्रीज होगा इसलिए हमने क्या किया है, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इतना हो गया, ओके इतना क्लियर। इसके बाद अगर आपको कुछ भी लॉस गिवन है क्वेश्चन में, अगर हमें P&L का डेबिट बैलेंस दिया है या फिर हमें कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है, ठीक है, या कोई भी आपको फिक्टिशियस एसेट दिया हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे हम P&L के डेबिट बैलेंस को यानी कि लॉस। ठीक है, और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, P&L का डेबिट बैलेंस लॉस होता है और P&L का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है। ओके, अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज कर लें, उसके बाद मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगी कि कैसे हमें पता लगाना है कि क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है और डेबिट बैलेंस लॉस होता है। तो कई बार इसमें भी कंफ्यूजन होती है, तो उसको भी हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बट अभी तक ये एंट्रीज हो गई राइट, इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है, अगर हमें रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको हमें ट्रांसफर करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो उसकी एंट्री बनाते हैं फटाफट से। अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बना रहे हो और आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो हम उसे पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एंट्री होगी, एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अगर लॉस हो जाता है, सो इन केस ऑफ लॉस, तो उसको ही पार्टनर्स बियर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हो गया।
अगर कुछ भी प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स के बैंक डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होगा, तो इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया है, ठीक है। अगर लॉस होता है तो लॉस के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है, ओके, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। फाइनल सेटलमेंट मतलब कि अगर आपको पार्टनर्स को कुछ भी पैसा देना है तो उसकी क्या एंट्री होगी, और अगर पार्टनर से कुछ भी पैसा लेना है तो उसकी एंट्री क्या होगी। देखो, सबसे पहले अगर हमें पार्टनर से कुछ भी पैसा लेना है, मतलब इफ पार्टनर ब्रिंग्स कैश, ठीक है, अगर पार्टनर फर्म में पैसा लेके आ रहा है तो एंट्री होगी बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर पार्टनर फर्म में पैसा लेके आ रहा है, कैश या बैंक में पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर पार्टनर को पैसा देना है, ठीक है, सो इफ पेमेंट इज मेड टू पार्टनर, अगर पार्टनर को पैसा मिलेगा तो आप एंट्री क्या करोगे, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश अकाउंट, ठीक है। ये दो केसेस होते हैं, ओके, सही है, इतना हो गया। तो पहले इसे नोट करो, उसके बाद एक दो एंट्रीज और हैं उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं, पहले इतना नोट करो। चलो जी, हो गया। चलो अब देखते हैं आगे की एंट्रीज। इसके बाद आती है लास्ट एंट्री जो कि है लोन वाली एंट्री, ठीक है। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो क्या करोगे, और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो क्या करोगे। देखो, पहले हम देखते हैं, अगर ये फर्म है हमारी, ठीक है, और ये है पार्टनर। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, ठीक है, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो वो फर्म के लिए एसेट है, ठीक है। अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो वो फर्म के लिए एसेट है, राइट। और जब एक फर्म डिसॉल्व हो रही है तो पार्टनर उस लोन की पेमेंट करेगा, ठीक है, पार्टनर पेमेंट करेगा, राइट। तो एंट्री बनाओगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट, ठीक है। समझो कैसे आई है एंट्री। देखो, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, ठीक है, तो वो फर्म के लिए एक एसेट हुआ, राइट। अब जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो पार्टनर पेमेंट करके जाएगा, पार्टनर जब पेमेंट करेगा तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, इसलिए हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, राइट। और हमने लोन टू पार्टनर अकाउंट क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि फर्म का एसेट कम हो रहा है, ठीक है। लोन टू पार्टनर फर्म के लिए एसेट हुआ, अब जब पेमेंट हो गई तो फर्म का वो एसेट कम हो गया, और एसेट कम होता है क्रेडिट में, इसलिए हम लोगों ने लोन टू पार्टनर अकाउंट क्रेडिट किया है, ठीक है। ये एंट्री क्लियर, ओके। इसके बाद दूसरा केस आता है, लास्ट केस है कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देगा, ठीक है, ये पार्टनर है और पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उस केस में फर्म पार्टनर को पेमेंट करेगी, सही है। एंट्री क्या होगी इसकी, इस केस में हम लोग एंट्री करेंगे लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो ये फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है, ओके। और जब लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाती है, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है और पेमेंट आप कर रहे हो बैंक से, तो बैंक हमारा बैलेंस कम हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये हो जाती है हमारी सभी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट, जो कि आपको इस चैप्टर में अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो रियलाइजेशन की हमने सभी एंट्रीज कर ली। सबसे पहले आप लोग एसेट ट्रांसफ़र करोगे, फिर हम लोग लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद एसेट्स बेचोगे तो पैसा आएगा, उसकी कैसे एंट्री होगी वो मैंने आपको बताया। जब हम लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर रहे हैं
तो एंट्री क्या होगी वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर कोई भी एसेट पार्टनर लेके जाता है तो कैसे एंट्री होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर लायबिलिटी की पेमेंट पार्टनर कर रहा है तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, राइट। देन ये सिंपल एंट्रीज हैं कि रिजर्व्स अगर आपको दिए हैं, P&L का क्रेडिट बैलेंस है या फिर डेबिट बैलेंस है तो कैसे करते हो, ठीक है। और ये फाइनल सेटलमेंट हम लोगों ने डिस्कस करा और लोन वाली एंट्रीज भी हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर ली, ठीक है। तो यही सब एंट्रीज हैं जो कि आपको डिसोल्यूशन में पढ़नी है और इसी पे बेस्ड हमारा पूरा चैप्टर है। तो हम लोगों ने 3 वीडियोस में सभी बेसिक्स कंप्लीट करे इस चैप्टर पे बेस्ड। जितने बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आप लोगों को बताए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स बना लो, सब कुछ नोट कर लो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और जितनी भी टेंशन रहती है ना इस चैप्टर को लेके सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा और तुम लोग कॉन्फिडेंट फील करोगे जब भी इस चैप्टर पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो बहुत ही ईजिली कर पाओगे, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय, थैंक यू सो मच।